मोहब्बत की नई पहचान बन चुकी सीमा की असली पहचान का पता लगाने के लिए नोएडा पुलिस की सिफारिश पर अब मामले की जांच यूपी एटीएस को सौंप दी गई है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अब एटीएस अपनी जांच के दौरान सीमा के हर उस बयान को परखेगी जो उसने अब तक दिए हैं। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक चूंकि जांच का दायरा पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है, इसीलिए मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई है। इस कहानी में एक हेड है, एक टेल। इस दास्तान में एक माशूक है, एक जासूस। इस स्टोरी में एक मोहब्बत है और एक साजिश। कुल मिलाकर देखें तो कहानी बिल्कुल सीधी है और समझे तो बेहद उलझी हुई। और इस उलझन का नाम है सीमा हैदर, या फिर यूं कहें कि सीमा ठाकुर। बेहद उलझी हुई इस उलझन को सुलझाने के लिए नोएडा पुलिस को भारत की सीमा लांघकर पाकिस्तान शारजा होते हुए नेपाल तक को खंगालना जरूरी था। जाहिर किसी लोकल पुलिस के लिए यह मुमकिन नहीं था। बस इसीलिए नोएडा पुलिस ने लखनऊ हेडक्वार्टर को एक सिफारिश की। सिफारिश ये कि सीमा का सच पता करने के लिए किसी ऐसी एजेंसी को जांच सौंपी जाए जो सीमा लांघकर सच्चाई का पता लगा सके। और बस इसीलिए आतंक और आतंकवादियों की जांच करने वाली यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सीमा और सचिन की मोहब्बत की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जी, सीमा सचमुच मोहब्बत की मारी है या फिर इश्क का नकाब पहने पाकिस्तानी जासूस, इसकी जांच अब यूपी एटीएस करेगी। जांच के दौरान एटीएस को कुछ खास चीजें पता लगानी। मसला सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? कहानी अब यूपी एटीएस के जांच के दायरे में आ गई है। नोएडा पुलिस ने अब तक की जांच के बाद कहा कि इस मामले में एक सेंट्रल स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जरूरत है जो ये खंगाल सके कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान आखिर आई तो कैसे आई। इस दौरान उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, किन किन लोगों के संपर्क में थी, और साथ ही हिंदुस्तान में उसके दोस्त सचिन की उससे कब से बात हो रही थी। इस दौरान सचिन ने भी उसको किन व्हाट्सएप ऐप या किसी और ऐप के जरिए बात की, तो किस तरीके से बात की। इन दोनों के बीच में कोई दूसरा हैंडलर तो नहीं था। शक है कि कहीं ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कोई साजिश तो नहीं, या कोई हनी ट्रैप का जाल तो नहीं बुना जा रहा। यही वजह है कि यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस जांच में नोएडा यूनिट के साथ साथ लखनऊ की एक टीम भी इस पूरे मामले में लगाई गई है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है। जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी उसकी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास है। अब चूंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम खुद नेपाल जाएगी। एटीएस की टीम शारजा एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी जरूरी जानकारी हासिल करेगी। हालांकि सीमा और उसके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं उनमें पांचों के पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल के वीजा मौजूद है। पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल के इमिग्रेशन की मुहर भी है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उनके लिए सबसे जरूरी है सीमा के मोबाइल में झांककर उसके सच को बाहर लाना, खासकर तमाम व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को परखना। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ही पूछताछ करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर लखनऊ यूनिट की भी मदद ली जा सकती है। उधर सीमा अभी भी ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पर रह रही है। हालांकि अब उसके घर पर भीड़ कम होती जा रही है। खुद सचिन के घर वाले अब सीमा को हर एक से मिलने नहीं दे रहे। वजह यह है कि खुद यूपी पुलिस ने यह अंदेशा जताया था कि भारत में भी सीमा की जान को खतरा हो सकता है, उस पर जानलेवा हमला किया जा सकता है। इस सिलसिले में आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद से ही सीमा के घर वालों ने सीमा को अजनबी भीड़ से दूर रखने का फैसला किया था। सीमा फिलहाल जमानत पर है और जमानत की शर्त में ये भी है कि वो सचिन के इस घर को छोड़कर फिलहाल कहीं और नहीं जा सकती। वैसे भी उसका और उसके बच्चों के पासपोर्ट यूपी पुलिस के पास है।
सचिन का पासपोर्ट तो अब तक बना ही नहीं। यूपी एटीएस के एक अफसर ने आज तक को बताया कि वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा। यानी फिलहाल तो सीमा भारत में अपने सचिन के पास ही रहेगी। भूपेंद्र चौधरी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।